नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 5 मार्च और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले आपसे छोटे से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को आप लोग ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट सभी अभ्यर्थियों को मिलता रहे। और हमारा टारगेट है कि जो आपकी आगामी परीक्षाएं हैं, चाहे वो आपकी आरओ की है या अक्टूबर में पीसीएस की होने वाली है या बीच में जो भी आपके एक दिवसीय परीक्षाएं होने वाली हैं, उन सभी परीक्षाओं में एक भी प्रश्न आपका गलत ना होने पाए, ये हमारा है टारगेट। तो बिना देरी के आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग करते हैं रिवीजन लास्ट डे का। तो कल हमने क्या पढ़ा था कि किसानों को संगठित करके उन्हें उनकी फसल का उचित लाभ दिलाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एफपीओ, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसान उत्पादक संगठन ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। यानी कि ये जो किसान उत्पादक संगठन है, इनके द्वारा किसानों की आय दुगनी करने के लिए, उनके विपणन को मजबूत करने के लिए और बाकी उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए व्यापक स्तर पर एफपीओ ने काम किया है। ठीक है, तो इसलिए चर्चाओं में है। इसके अलावा बायोमेडिकल और लाइफ साइंसेज रिसर्च के लिए वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त डेटाबेस पबमेड के डेटा से पता चलता है कि पिछले एक दशक में गिलोय के बारे में शोध प्रकाशनों की संख्या में 376.5 यानी कि 376 जो है आपका 5% तक की वृद्धि देखी गई है। यानी कि गिलोय पर व्यापक स्तर पर रिसर्च देखी जा रही है। गिलोय को हम लोग टीनोस्पोरा कार्डियोफोरिया भी बोलते हैं। हो सकता है आप एग्जाम में यही फैक्ट जो है आपके एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री ने क्या किया है, एनएक्सटी कॉन्क्लेव 2025 में भाग लिया। और एनएक्सटी कॉन्क्लेव 2025 कब आयोजित हुआ? 28 फरवरी से 1 मार्च तक भारत मंडप में आयोजित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इसके अलावा हाल ही में नासा ने चंद्रमा पर जल का पता लगाने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। दूसरा, 2025 में 15वीं पुण्यतिथि आयोजित की गई है। किसकी? अच्छा, ये पॉइंट यहां पर रह गया है आपका। ये नानाजी देशमुख की जो है 2025 में 15वीं पुण्यतिथि मनाई गई। यहां पर नानाजी देशमुख कर लीजिएगा, ये रह गया है पॉइंट, नानाजी देशमुख। ठीक है, नानाजी देशमुख। ओके, चलिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की 22,700 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का निर्देश दिया ताकि ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी हो, वहां पर ई बुक्स, आपके बुक्स, नॉर्मल बुक्स, इंटरनेट, कंप्यूटर, सब कुछ सुविधा वहां पर हो। देश का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर जो है दरअसल अभी गुरुग्राम के सेक्टर 39 में इसका उद्घाटन किया गया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में शीर्ष 5 देश आपके सामने लिखे गए हैं, जो कि आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पर है, चीन दूसरे पर है, रूस तीसरे पर है और भारत जो है आपका चौथे पर है और 5वें पर है आपका सऊदी अरब। यानी कि ये रक्षा बजट के मामले में 5 सबसे बड़ी जो कंट्रीज हैं। ठीक है, बाकी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर जागरूकता बढ़ाने और जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस जो है मनाया जाता है। इसके अलावा पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन 4 मार्च 2025 को किया गया है ताकि पंचायतों में जो भी चुनी हुई महिला प्रतिनिधि हैं इनको एक सशक्त किया जा सके और बाकी चीजों के बारे में इनको जानकारी प्रदान की जा सके, जिससे जो है ग्रामीण विकास और ज्यादा मजबूती के साथ हो सके। बाकी कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ किसी राज्य लोक सेवा कर दीजिएगा कि आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग कर लीजिएगा। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से जो है ऐसा होता है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आपके सामने एक प्रश्न है, एक टॉपिक है, भारत ईयू व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद की दूसरी बैठक जो अभी हाल ही में क्या हुई है, संपन्न हुई है। यानी कि भारत और ईयू की, यानी कि यूरोपीय जो यूनियन है आपका, यूरोपीय संघ है, उसके बीच में एक बैठक संपन्न हुई है। ठीक है, तो भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद, जिसको हम लोग टीटीसी बोलते हैं, कि दूसरी बैठक जो है अभी हाल ही में 28 फरवरी, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, 28 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में दरअसल अभी क्या हुई है, संपन्न हुई है। ये डेट और ये प्लेस दोनों आपको क्या करना है, याद रखना है। तो इसमें भारत की ओर से जो है, जो आपके साथ अध्यक्षता है की है, वो डॉक्टर एस जयशंकर ने की है और उनके साथ में कई अन्य लोग थे, उन्होंने इनकी अध्यक्षता की है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात यूरोपीय संघ की करते हैं तो उनकी तरफ से जो सह अध्यक्षता की है वो प्रौद्योगिकी, समरूपता, सुरक्षा और
लोकतंत्र के लिए कार्यकारी उपाध्यक्ष कौन? सुश्री हीना विर्कुनेनन और बाकी अन्य लोगों ने की है जो है इसकी अध्यक्षता। ठीक है, तो भारत की तरफ से किन्होंने अध्यक्षता की याद रखिएगा, और यूरोपीय यूनियन की तरफ से किन्होंने इसकी अध्यक्षता की है वो भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक, दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की जो अध्यक्ष है कौन? उर्सुला वान डेर लेन, ठीक है, ने अप्रैल 2022 में भारत यूरोपीय संघ टीटीसी की स्थापना की थी। तो आपके एग्जाम में यह फैक्ट पूछ सकता है कि बताओ भैया इसकी स्थापना कब की गई थी? 2022 में की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उर्सुला वान डेर लेन के द्वारा। ठीक, याद रहेगा पॉइंट। दूसरा, भारत यूरोपीय संघ यानी कि टीटीसी की पहली बैठक कब हुई थी? 16 मई 2023 को ब्रुसेल्स में हुई थी। तो यह भी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई पहली बैठक भारतीय यूरोपीय संघ जो है उसकी कब हुई थी? आप कहेंगे सर यह हुई थी भैया आपका पहली बार 16 मई 2023 को, और इसकी स्थापना कब होती है? 2022 में। तो यह भी फैक्ट आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। इन दोनों फैक्ट को आपको क्या करना है? याद रखिएगा। ईयू जो आपका है वो भारत का सबसे बड़ा जो है व्यापारिक भागीदार है, यह भी आपको जो है पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, 2023 में द्विपक्षीय व्यापार 113.3 बिलियन यूरो तक जो है पहुंच गया है। किसका? ईयू और भारत के मध्य में। ठीक, याद रहेगा। चलिए, अब बैठक के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं जिसमें रणनीतिक प्रौद्योगिकियों, डिजिटल गवर्नेंस और डिजिटल कनेक्टिविटी पर कार्य समूह की बैठक हुई है, जिस पर बात की गई भाई किस प्रकार से हम लोग डिजिटल गवर्नेंस और डिजिटल कनेक्टिविटी को प्रदान कर सकते हैं। तो ये सब पॉइंट आप लोग पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि पढ़ेंगे हम लोग तो इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में मुख्य परीक्षा में पूछ लें कि अभी हाल ही में जो टीटीसी की बैठक हुई है भारत के साथ में, वो जो बैठक हुई है उस बैठक में क्या क्या बिंदुओं पर, किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई है, यानी कि उस बैठक के निष्कर्ष क्या हैं। तो उनको आपको यहां पर इन पॉइंट्स के माध्यम से आपको लिखना होगा, जहां पर पहला पॉइंट आपका यह है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? स्वच्छ एवं हरित प्रौद्योगिकियों पर कार्य समूह, यह भी बात की गई है। और व्यापार, निवेश यानी कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट और सुदृढ़ मूल्य श्रृंखलाओं पर कार्य समूह, ये 3-4 जो टॉपिक आपके पॉइंट हैं, इन पर आपको जो है चीजों को अच्छी तरीके से समझ लेना है। इन्हीं पर आपको अपने जो है कॉपी में इसका उत्तर आपको लिखना होगा। ठीक, इसको आप लोग पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ कहां मिलेगी? डिकोड एग्जाम का एक पब्लिक ग्रुप बना हुआ है, आप जानते हैं, जिसमें 32,000 समथिंग जो सब्सक्राइबर हैं। वो चैनल जो है आपका, जो लिंक है आपका डिकोड एग्जाम का, वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए, अब आप लोग बताओ कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद, जिसको टीटीसी बोलते हैं, कि दूसरी बैठक कब संपन्न हुई? तो आप कहेंगे सर 28 फरवरी 2025 को। और पहली बैठक कब हुई थी? कब हुई थी? ये देखो, पहली बैठक हुई थी आपकी 2023 में, है ना, 16 मई 2023 को। ठीक है, याद रहेगा। और गठन हुआ था इसका 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उर्सुला वान डेर लेन के द्वारा। याद रहेगा सारे फैक्ट। ठीक है, चलिए, बंजारा समुदाय अभी ये चर्चाओं में है, और बंजारा समुदाय चर्चाओं में इसलिए क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष जी ने जो है बंजारा समुदाय के बारे में जो है चर्चा की है, और ये दरअसल अपने आप में प्रकृति के संरक्षण में जो है इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसीलिए बंजारा जो समुदाय है ये अपने आप में चर्चाओं में है। और जो जहांगीर हैं उन्होंने भी बंजारा जो जातियां होती हैं इनके बारे में चर्चा की गई थी। और उस समय जो है जो मुगल साम्राज्य में जब सेना जाती थी तो वहां पर भी जो खाद्य रसद पहुंचाने का काम होता था वो बंजारा जो है जातियां जो होती हैं, बंजारा समुदाय जो है उनके द्वारा ही पहुंचाया जाता था। ठीक है, जहांगीर की अपनी एक जो है आत्मकथा है, उसमें भी कहीं ना कहीं इनके बारे में उल्लेख इसका किया गया है। ठीक है, तो बंजारा समुदाय की उत्पत्ति मेवाड़ क्षेत्र से मानी जाती है खासकर, और या बहुत धार्मिक एवं बहुभाषी घुमंती एवं व्यापारिक जाति हैं। अपने व्यापार पर इनका फोकस ज्यादा रहता है, घुमंती प्रजाति के होते हैं ये। ठीक है, बंजारा नाम आप सुनते हो, है ना, बंजारे, आप लोग गाने भी है इस पर ना, गायक गाना भी है, कब आओगे मेरे बंजारे, है ना गाना सुना नहीं सुना आप लोगों ने? तो ये घुमंतु प्रवृत्ति के होते हैं दरअसल अपने आप में। सामान्यतः जनजातियां दालें, चीनी, नमक, लकड़ी आदि का व्यापार करते हैं। जो इमारती लकड़ियां वगैरह होते हैं उनका ये व्यापार करते हैं बंजारे जो प्रजातियां होती हैं। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा कौन सी? तुजुक ए जहांगीरी, तो ये इनकी आत्मकथा, और इसी आत्मकथा में उन्होंने उल्लेख किया था कि बंजारे बैलों पर गांव से शहर तक जो है अनाज लेके जाते थे। ये इनकी आत्मकथा में बंजारों के बारे में बात कही गई। बाकी मुगल सेना के द्वारा सैन्य अभियानों में बंजारे खाद्यान्न की आपूर्ति करते थे जब युद्ध हुआ करता था। तो ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा पॉइंट सारे। बाकी अब बताओ आप लोग कि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में किस समुदाय का उल्लेख किया है जिनके द्वारा बैलों पर गांव से शहर तक अनाज ले जाया जाता था? कौन से ऐसे हैं
उसमें बताइए, थारू है, भील है, बुक्सा है, फिर बंजारा है, तो आसान सा क्या है, बंजारे है। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक, चलिए, भारत एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स यानी एपीआई मार्केट जो है अभी ये चर्चाओं में है। और तो भारत का जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है एपीआई मार्केट, ये जो है आपका आकार जो है 2023 तक बढ़कर 30 तक 22 अरब डॉलर होने का जो है अनुमान व्यक्त किया गया। जैसे कोई मेडिसिन होती है तो उसमें जो आपका, जैसे कोई क्रोसिन मेडिसिन है आपका, तो क्रोसिन या निमोसाइड है, तो आप दर्द की दवा लेते हो, फिर उसमें क्या होता है, उसमें फीवर का भी कंटेंट होता है, उसमें फीवर में काम आएगा, तो वही दरअसल यही होता है अपने आप में। ठीक है, तो यह जानकारी 3 मार्च को जारी हुई एक रिपोर्ट में दी गई है, यानी कि मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म प्रैक्सिस ग्लोबल अलायंस की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश का एपीआई मार्केट 8.3% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि पर जो है वृद्धि से बढ़ रहा है। एपीआई दवाओं में जैविक रूप से सक्रिय घटक हैं क्या, जो औषधीय गतिविधि या रोग उपचार में प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए क्रोसिन है, क्रोसिन जैसी सामान्य दवाओं में पैरासिटामोल एपीआई के रूप में जो है कार्य करता है। यानी क्रोसिन किसकी मेडिसिन है तो ये पेन की है, ठीक है, पेन किलर है, लेकिन पैरासिटामोल जो है, यानी कि पैरासिटामोल का रोल क्या होता है, फीवर को कंट्रोल करना होता है। तो क्रोसिन है तो अपने आप में पेन किलर है, लेकिन पैरासिटामोल का उसमें इंग्रेडिएंट होता है, दैट मींस कि उसमें फीवर के लिए भी इंग्रेडिएंट डाला जाता है, तो पैरासिटामोल क्या हो गया, एपीआई हो गया अपने आप में। ठीक, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा जो है एपीआई उत्पादक है, और बाकी चीजें यहां पर लिख रखी है कि किस प्रकार से जो है आपकी हिस्सेदारी है एपीआई की। ठीक है, बाकी आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और देख लीजिए कि क्या क्या इसमें जो है पॉइंट इसमें दिए गए हैं। ठीक है, सरकार की ओर से फार्मा सेक्टर को बढ़ाने के लिए कई स्कीमें चलाई जा रही हैं, जैसे कि इनमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है। ठीक है, स्कीम 2020-30, प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क 2020-25 स्कीम है। फार्मास्यूटिकल्स के लिए पीएलआई स्कीम 2020 से 29 तक स्कीम शामिल है। ये सारी चीजें आपके सामने यहां पर दी गई हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में। ठीक है, चलिए, भारत का एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट मार्केट का आकार 2030 तक बढ़कर कितने अरब डॉलर होने का अनुमान है, ये आई थिंक 22 अरब डॉलर शायद होगा संभवतः, यानी कि डी मेरे अकॉर्डिंग सही होना चाहिए ऑप्शन, बिल्कुल सही बात है, डी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए, विश्व वन्य जीव दिवस यानी कि वर्ल्ड जो है आपका क्या, जो वर्ल्ड वाइड जो अपने आप में एक तरीके से जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जो विश्व वन्य जीव दिवस जो होता है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं जो हमारा एक प्रॉपर तरीके से जो बायोडायवर्सिटी में जो रहने वाले आपके जो भी जीव जंतु होते हैं, ठीक है, वन्य जीव होते हैं, उनको जो है कंजर्व करने का कार्य जो है इस दिवस के माध्यम से लोगों में अवेयरनेस फैलाता है कि भाई हमें जो भी ग्लोबली जो हमारे वन्य जीव हैं उनको हमें संरक्षित करने का कार्य करना जो चाहिए। ठीक है, तो प्रतिवर्ष 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस जो है मनाया जाता है, और 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो 68वां सत्र था उसके दौरान दरअसल इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। तो आपके एग्जाम में फैक्ट यहीं से पूछ लेगा कि बताओ जो है इसकी मनाए जाने की शुरुआत कब की गई थी, या संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन से सत्र में दरअसल इसकी बात कही गई थी। आप कहेंगे सर 68वें सत्र में। ठीक है, सेशन जो उनका हुआ था, ठीक है, 2013 20 दिसंबर 2013 को। ठीक है, यह दिवस 1973 में वन्य जीव और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के हस्ताक्षर दिवस का क्या है, प्रतीक है अपने आप में। ठीक है, तो आप जानते होंगे वन्य जीवों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर वन्य जीवों का संरक्षण अगर आप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारे इकोसिस्टम के लिए, हमारे बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत ही जो है चीजें दिक्कत करेंगी। आपके जो है एनवायरमेंट में एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम क्या है भाई साहब, उस चैप्टर का नाम है आपका बायोडायवर्सिटी। क्या, बायोडायवर्सिटी, सॉरी क्या है, बायोडायवर्सिटी, यही है ना। ठीक है, तो ये जो बायोडायवर्सिटी का चैप्टर भैया आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है। अब बायोडायवर्सिटी क्या होती है आप जानते होंगे, बायो, ठीक है, अब इसको 2 पार्ट में तोड़ लीजिए तो एक हो जाएगा आपका क्या, बायो और प्लस डायवर्सिटी, DIVERSITY, बायोडायवर्सिटी। बायो मतलब क्या हो गया आपका, जीव जंतु, यानी कि जिसमें आपके आ जाएंगे क्या, एनिमल्स, क्या,
एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स और आपके क्या आ जाएंगे, एनिमल्स प्लस जो है आपके प्लांट्स, ठीक, प्लांट्स। बायो मतलब जिसमें जीवन है, जीवन किसमें है, आपके एनिमल्स में होता है और आपके प्लांट्स में होता है, तो जिसमें जीवन होता है तो बायो, ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट जिसमें जीवन होता है एक तरीके से, ठीक है। और डायवर्सिटी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विविधता, क्या बोलते हैं इसको, विविधता बोलते हैं, यानी कि डायवर्सिटी का मतलब तो आप जानते होंगे विविधता। तो एनिमल्स और प्लांट्स की जो विविधता होती है वही क्या होती है, जैव विविधता होती है, और इनको संरक्षित करने का प्रयास जो है, इनको कंजर्वेशन करने का कार्य जो है हमें करना चाहिए हर हाल में। तो अब इनको कंजर्वेशन करने का कार्य कैसे होता है, दो तरीके होते हैं, एक होता है आपका क्या, इन सीटू कंजर्वेशन, आप सुने होंगे क्या, इन सीटू कंजर्वेशन, है ना, इन सीटू कंजर्वेशन, और एक होता है आपका एक्स सीटू कंजर्वेशन, सुना ही होगा आपको, यानी कि स्वस्थानीय परिरक्षण और बाह्य स्थानीय परिरक्षण आपने पढ़ा होगा। तो वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए, बायोडायवर्सिटी को मजबूत करने के लिए इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन का होना आवश्यक होता है, और इसके अलावा जो है अलग अलग प्रकार से जो है हमें वन्य जीवों को संरक्षित करना होगा, क्योंकि अगर वन्य जीवों का संरक्षण नहीं होता है तो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम डिसबैलेंस होता है और बड़ा जो है हार्मफुल इंपैक्ट देखने को मिलता है आपको। तो ये चीजें आपको विशेष तौर पर क्या करनी है, ध्यान देनी है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो आप लोग एक टास्क है कि आप लोग जो बायोडायवर्सिटी का चैप्टर है ना, उसको एनवायरमेंट वाले जो आपका सेक्शन है उसमें आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ये मैं आपको होमवर्क देता हूं, टास्क देता हूं कि आपको इसको रेडी करना है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। और थीम क्या है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, वन्य जीव जो दिवस है आपका, उसकी थीम 2025 क्या है, वन्य जीव संरक्षण, वित्त, ठीक है, लोगों और ग्रह में निवेश, ठीक है। तो ये आप लोग को क्या करना है, खास तौर पर इसको याद करना है, ठीक है। चलिए, विश्व वन्यजीव दिवस के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। नंबर 1, प्रतिवर्ष 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। और 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें सत्र में जो है इसकी घोषणा की गई थी, बिल्कुल सही बात है। दोनों ही कथन सही हैं, यानी कि सी इज द राइट आंसर, यानी कि 1 और 2 दोनों क्या हैं, सही हैं, ठीक है। चलिए आगे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि जो सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी हैं, वो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर हैं और इसीलिए चर्चाओं में हैं। तो ये दरअसल क्या है 4 मार्च से इनकी यात्रा शुरू हुई और 7 मार्च तक जो है चलेगी ऑस्ट्रेलिया में। वहां पर कई स्थानों पर जाएंगे अपनी इस यात्रा के दौरान। वहां ऑस्ट्रेलिया के रक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा बल के साथ जो है सैन्य नेतृत्व के साथ व्यापक चर्चा करेंगे। इसके अलावा सीडीएस ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख थिंक टैंक लोवे इंस्टीट्यूट, आपने सुना होगा नाम अक्सर, लोवे इंस्टीट्यूट में एक गोलमेज चर्चा की भी अध्यक्षता करेंगे। तो यह भी आपसे पूछ सकता है कि जो सीडीएस हैं वो ऑस्ट्रेलिया में किस इंस्टीट्यूट के गोलमेज सम्मेलन में एक तरीके से चर्चा लेंगे। तो ये जो आपका लोवे इंस्टीट्यूट है, थिंक टैंक जो वहां का, ये थिंक टैंक है वहां का ऑस्ट्रेलिया का, क्या, लोवे इंस्टीट्यूट। तो लोवे इंस्टीट्यूट के एक गोलमेज जो है समिट में जो है अपनी ये अध्यक्षता करेंगे, भाषण देंगे, स्पीच देंगे, ठीक है। दूसरा, अब आप लोग बताइए प्रश्न इस पर कि मार्च के प्रथम सप्ताह में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने किस देश की यात्रा की है। आप कहेंगे सर किस देश की, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की, सिंपल सी बात है। और आपसे प्रश्न यही पूछ सकता है कि बताओ चीफ ऑफ डिफेंस भारत के कौन हैं, यानी कि सीडीएस कौन हैं। आप कहेंगे सर जनरल अनिल चौहान जी हैं। याद रखिएगा, यह भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है प्रश्न, तो आप लोग को इसको भी याद रखना है, ठीक है। चलिए, 97वें अकादमी अवार्ड भी अभी जो आप जानते हो कि जो आपके ऑस्कर अवार्ड्स हैं उनमें चर्चा प्रचार चल रही है, आप लोग जानते होंगे। और जो एक भारतीय जो शॉर्ट फिल्म थी अनुजा, ये पुरस्कार पाने से चूक गई है, आप लोग जानते होंगे। और इसी में जो आई एम नॉट ए रोबोट, इसने जो है बाजी मार ली है, यानी कि यह अनुजा को छोड़ करके आई एम नॉट ए रोबोट ने बाजी मार ली है, ठीक है। और ऑस्कर को इस बार जो है कॉमेडियन कौन, कॉनन ओ ब्रायन होस्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और अवार्ड का आयोजन आप जानते होंगे 2 मार्च 2025 को लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में जो है किया गया है, ठीक है। तो यह भी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपकी फिल्म अनुजा है, ये दरअसल 2 लड़कियों की कहानी है। एक लड़की अनुजा है और इसकी कहानी को बखूबी इसमें दर्शाया गया है कि भाई कारखाने में उसको काम भी करना है और पढ़ाई, अपनी बहन की पढ़ाई भी देखनी है, तो उसमें से क्या चूज करेगी, कारखाने में काम करना या पढ़ाई। तो इस पर बेस्ड ये स्टोरी है। और इसके अलावा अगर आप जानते होंगे तो फिल्म में सजदा पठान और अनन्या शानबाग मुख्य भूमिका में है। इसका निर्माण सलाम बालक ट्रस्ट के सहयोग से किया गया है।
ये जो ट्रस्ट है सलाम बालक ट्रस्ट की स्थापना फिल्म निर्माता मीरा नायर के परिवार ने की थी और यह सड़क पर रहने वाले और काम करने वाले बच्चों के समर्थन में स्थापित जो है एक गैर लाभकारी संस्था यानी कि एक प्रकार का क्या है एनजीओ है। कौन? सलाम बालक ट्रस्ट, जो कि सड़कों पर रहने वाले बच्चों के हित में काम करता है अपने आप पे। ठीक है, तो इसलिए अनुजा फिल्म को के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए। अनुजा फिल्म की कहानी संबंधित है किस पर? क्रिकेट पर, जनजातियों के संघर्ष की कहानी पर। इनमें से कोई नहीं भाई, 9 साल की जो लड़की अनुजा है उसके संघर्ष की कहानी है ये। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए। महिलाओं के लिए अवसरों में 2025 में पिछले वर्ष की तुलना में 48% की वृद्धि देखी गई, यानी कि जो महिलाएं हैं इस समय 2025 में उनकी नौकरी के चांस इस बार खूब बढ़े हैं, और खास करके इस फील्ड में आईटी सेक्टर में, क्योंकि आप जानते होंगे इस समय टेक्नोलॉजीज बहुत तेजी के साथ बढ़ रही हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या विभिन्न प्रकार की जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनमें महिलाओं का प्रतिशतता जो है बढ़ रहा है काफी तेजी के साथ। तो इस पर एक डेटा रिलीज हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग ये बातें कही गई हैं, यानी कि भारत के नौकरी बाजार में एक बड़ा बदलाव जो है देखते हुए महिलाओं के लिए अवसरों में 2025 में पिछले वर्ष की तुलना में 48% की वृद्धि देखी गई है। बहुत बड़ी वृद्धि है अपने आप में ये। ठीक, अभी हाल ही में जो है परसों एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें यह बात कही गई है, और ये जो वृद्धि देखी गई है ये खासकर जो है आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है आपका, ठीक है, आईटी सेक्टर जो आपका होता है, ठीक है, इसके अलावा बीएफएसआई, मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ केयर में जो है उभरती टेक्नोलॉजी भूमिकाओं में स्पेशल टैलेंट की मांग के कारण जो है देखी जा रही है। खास एक स्पेशलाइजेशन जो मांग हो रही है उसकी वजह से जो है इनमें नौकरियों में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। महिलाओं के लिए जो अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें उनको स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है, तो उस फील्ड में उनको जो है नौकरी मिल रही है आजकल और खासकर जो मेट्रो सिटीज हैं ए और बी क्लास वाली, ठीक है, उनमें जो है नौकरियां खूब जनरेट हो रही है, चाहे वो जयपुर हो, आपका दिल्ली हो, आपका बेंगलुरु हो, ठीक है, इन शहरों में खूब नौकरियां जनरेट हो रही है महिलाओं के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, बाकी 1-2 पॉइंट इसमें और लिखे हुए हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। इससे पता और शुरुआती जो कैरियर वाले प्रोफेशनल हैं उनकी मांग भी बढ़ी है, जैसे कि आईटी हो गया, एचआर हो गया, मार्केटिंग में। इन 3 सेक्टर में जो है आजकल खूब जो है सैलरी जो है भी मिलती है और अपने आप में नौकरी भी जनरेट हो रही है अपने आप में। ठीक है, और सबसे मजेदार बात यह है कि फ्रेशर्स की डिमांड बढ़ रही है। नहीं तो फ्रेशर को नौकरी जल्दी मिलती है नहीं, लेकिन फ्रेशर को नौकरी ज्यादा मिल रही है, यह भी अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि टेक्नोलॉजीज नहीं है, सीखने वाले भी नए लोग हैं, पूरी शिद्दत के साथ काम करेंगे और बढ़िया जो है वर्क करेंगे अपने आप में। ठीक, चलिए। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, फाउंडिट, ठीक है, की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में महिलाओं के लिए उपलब्ध नौकरियों में से लगभग 25% फ्रेशर्स के लिए हैं। बिल्कुल सही बात है, और भारत के नौकरी बाजार में एक बड़ा बदलाव देखते हुए महिलाओं के लिए अवसरों में 2025 में पिछले वर्ष की तुलना में 48% तक की वृद्धि देखी गई है। बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन आपके हो जाएंगे सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अभी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की है, और इस बैठक के अलावा जो है उन्होंने कई अन्य चीजों पर भी चर्चा की है, कई अन्य चीजों का इनॉग्रेशन भी किया है उन्होंने। ठीक है, तो 3 मार्च को गुजरात के गिर नेशनल पार्क में जो है बैठक हुई है। ध्यान दीजिएगा, अक्सर आपके एग्जाम में गिर नेशनल पार्क के बारे में पूछ लेता है कि बताओ कहां पर है, आप कहेंगे सर गुजरात में है। ठीक है, 7वीं जो है वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक जो है अभी हुई है, और विश्व वन्यजीव दिवस मनाया भी गया 3 मार्च को, तो उसी के उपलक्ष्य में यह बैठक हुई थी। इस दौरान उन्होंने देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी की है, और जो है अभी ये जो नई नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जो जारी की गई है उसमें डॉल्फिन की कुल संख्या की अगर हम बात करेंगे तो रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल 6327 नदी डॉल्फिन पाई गई हैं। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन तुरंत कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए। ठीक, दूसरा, यह अध्ययन 8 राज्यों की 28 नदियों में किया गया है, जिसमें से 3150 कार्यदेशों यानी कि 8500 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। उत्तर प्रदेश में इस समय क्या है, सबसे ज्यादा डॉल्फिन दर्ज की गई है, उसके बाद बिहार है, उसके बाद फिर आपका पश्चिम बंगाल और असम है। यह फैक्ट भी 5वां नंबर फैक्ट है कि डॉल्फिन के मामले में कौन सा स्टेट नंबर 1 पर है। नंबर 1 पर है आपका उत्तर प्रदेश, सेकंड पे है आपका बिहार, थर्ड पे है पश्चिम बंगाल और फोर्थ पे है आपका असम। यह फैक्ट भी आपके लिए खूब इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, क्योंकि डॉल्फिन गणना पर प्रश्न डैम श्योर है कि आपके एग्जाम में आएगा, एक तरीके से पेपर आउट टाइप का प्रश्न है कि भैया इससे तो प्रश्न बनेगा ही बनेगा एनी हाउ। ठीक, क्या देखिएगा। चलिए, इसके अलावा पीएम मोदी ने जूनागढ़ में राष्ट्रीय वन्य जीव रेफरल केंद्र की स्थापना की आधारशिला रखी है। ठीक है, इसके अलावा
उन्होंने 2025 में एशियाई शेरों की 16वीं जनगणना शुरू करने की भी घोषणा की हुई है। प्रधानमंत्री ने गांधी सागर अभ्यारण्य जो कि मध्य प्रदेश में है और बन्नी घास के मैदान जो कि गुजरात में है में चीतों को बसाने की योजना की भी घोषणा कर दी है। कहां पर? ये जो आपका गांधी सागर अभ्यारण्य है जो कि मध्य प्रदेश में है वहां पर, और बन्नी घास का मैदान जो कि गुजरात में है यहां पर चीतों को बसाने की घोषणा की है। तो दोनों प्लेस आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी पीएम मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके भी वन्य जीव जो संरक्षण है उसके दिशा में काम करने का जो बीड़ा उठाए हुए कि भाई हम लोग वन्यजीव अभ्यारण्य जितने भी होते हैं, वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज होती हैं, वहां पर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम लोग जीव जंतुओं को संरक्षित करने का प्रयास करें। ठीक, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आप लोग बताइए कि हाल ही में देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अनुसार देश में कुल कितनी नदी डॉल्फिन पाई गई हैं? तो ये पाई गई है 6327, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए नदी जल बंटवारे पर चर्चा आप अभी जानते होंगे कि ये अभी चर्चाओं में है और बांग्लादेश के कुछ जो है टीम भारत में आई हुई है और जो नदी जल बंटवारा है उस पर चर्चा की जा रही है। और नदी जल संधि बांग्लादेश भारत के बीच में की गई है, गंगा नदी जल संधि, उस पर भी चर्चा होनी है जिसका कार्यकाल 2026 में पूरा होना है। तो इस पर कई सारे मुद्दों पर चर्चा के लिए जो है 12 सदस्यीय जो है प्रतिनिधिमंडल जो है अभी आया हुआ है। ठीक है, तो इस 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व संयुक्त नदी आयोग जो है के अधिकारी मोहम्मद अबुल हुसैन कर रहे हैं। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य वर्तमान जल बंटवारे की व्यवस्था की समीक्षा करना है और भविष्य में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करना है। बैठकें भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग के तहत आयोजित की जा रही है भाई, क्योंकि नदियां बहुत सी हैं जो कहीं ना कहीं भारत और बांग्लादेश में हैं और उनका नदी का जल बाढ़ कब आनी है कब नहीं आ रही है, कब में नदी में जल छोड़ना है कब नहीं छोड़ना है, कई प्रकार के जो मुद्दे होते हैं उन पर चर्चा के लिए यह बैठक आयोजित हो रही है। ठीक है, अब इस पर जो पहली बैठक हुई थी 1996 में हुए गंगा जल संधि के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी। ठीक है, पहली बैठक में जो ये आपका जो पहली बैठक होगी उसमें 1996 में गंगा जल संधि हुई थी, इसके क्रियान्वयन पर जो है समीक्षा बैठक क्यों होगी, जो भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा के जल के न्याय संगत बंटवारे को सुनिश्चित करने के लिए की गई है। दूसरी बैठक जो होगी उसमें क्या होगा, दोनों देशों द्वारा साझा की जाने वाली 54 नदियां, यानी कि 54 नदियां ऐसी हैं जो दोनों देशों में साझा होती हैं, तो इनके जो जल प्रबंधन है इस पर भी चर्चा की जाएगी और इनसे जुड़ी हुई जो तकनीकी समस्या है उन पर भी चर्चा की जाएगी। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गंगा जल संधि जो है 2026 में इसके समाप्त जो है ये समाप्त जो है हो रही है, तो इसीलिए कि गंगा जल संधि 2026 जो है ये अब समाप्त हो रही है 2026 में, तो अब इस गंगा जल संधि को हमें आगे इसी तरीके से आगे बढ़ाना है या इसमें कुछ संशोधन करना है या क्या करना है, तो इस पर भी चर्चा इस पर जो है होनी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आप लोग बताओ कि भारत और बांग्लादेश के मध्य गंगा जल संधि कब समाप्त हो रही है। अभी जस्ट हमने आपको बताया ये गंगा जल संधि जो है भारत बांग्लादेश के मध्य में 2026 में समाप्त हो रही है। ठीक है, चलिए अब इसमें जो है पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। ठीक है, चलिए भारत सरकार रेलवे के लिए नेट जीरो उत्सर्जन को प्राप्त करने के लिए जो है प्रतिबद्ध है और रेलवे इसमें बहुत ही व्यापक स्तर पर जो है काम कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, यानी कि विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी पर काम कर रहा है। और आप यह भी जानते होंगे कि 2025 में जो है ये 100% जो इलेक्ट्रिफिकेशन जो है रेलवे का वो क्या है पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है और लगभग पूरा हो भी गया है एक तरीके से देखा जाए तो, यानी कि जितने भी रेलवे ट्रैक हैं उन सभी का विद्युतीकरण कर दिया गया है, यानी कि सभी जो है पटरियों पर जो है विद्युत वाली जो ट्रेनें होंगी वो चलेंगी अब आराम से, यानी कि डीजल वाली भी चलेंगी और जो है इलेक्ट्रिफिकेशन जो हो रहा है उसके माध्यम से भी ट्रेनें चलेंगी। ठीक है, चलिए वित्त वर्ष 2025-26 में रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 100% पूरा कर लिया जाएगा। भारतीय रेलवे ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए 4260 मेगावाट इंस्टॉल्ड सोलर और 3427 मेगावाट जो है विंड पावर के लिए करार जो है किया गया है और इसने जो है एमपी के साथ में भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हुआ है, मध्य प्रदेश के साथ में भी रेलवे ने। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ एक महत्वपूर्ण बिजली खरीद समझौता जो है हस्ताक्षर इस पर किया गया अभी हाल ही में रेलवे के द्वारा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और ये एक सस्ती सोलर पावर प्लांट के लिए जो है कि अपने आप में एक अनुबंध है जिसमें जो है अगर हम कॉस्टिंग वैल्यू इसकी निकालेंगे तो कीमत इसकी 2.15 रुपए प्रति किलोवाट घंटा है। ठीक है,
बाकी मध्य प्रदेश सरकार रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर लिमिटेड के माध्यम से अपने सबसे बड़े सोलर पार्क से भारतीय रेलवे को सोलर पावर की आपूर्ति जो है कर रही है। तो यह भी आपको फैक्ट क्या करना है, ध्यान देना है कि भाई किस सरकार, कौन सी राज्य की सरकार है जो रेलवे को इतने बड़े स्तर पर जो बिजली प्रदान कर रही है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश सरकार है। ठीक है, चलिए अब बताइए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही है। नंबर 1, वित्त वर्ष 2025-26 में रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 100% पूरा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और भारतीय रेलवे ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए 4260 मेगावाट सोलर और 3427 मेगावाट जो है विंड पावर के लिए करार किया हुआ है। बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्ट सही है, तो दोनों कथन हो जाएंगे आपके लिए सही। ठीक, चलिए बाकी कार्यक्रम चल रहा है आंसर राइटिंग का डिकोड एग्जाम पर, आप लोग इसको इससे जुड़ सकते हैं। पीसीएस प्री का प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स हमारा चल रहा है। ये सभी कोर्स हमारे जो है कोर्स चल रहे हैं। आप चाहें तो 8604409201 पर जो है आप संपर्क करके जो है ज्वाइन कर सकते हैं इस पूरे कोर्स को। ठीक है, और टेस्ट सीरीज ध्यान रखिएगा, कल एक मैंने वीडियो बनाया था कि आपके प्री में असफलता के यानी कि अनसक्सेस के क्या कुछ कारण है। उसमें मैंने आपको टेस्ट सीरीज के अलावा बहुत सारे फैक्ट आपको बताए थे कि जो आपके लिए जरूरी हैं। कल वो वीडियो आप जो मैंने कल शाम को रिलीज करवाया है, उस वीडियो को आप लोग प्लीज जरूर देख लीजिएगा कि भाई प्री आखिर आपका क्यों नहीं हो रहा है, क्या कुछ प्रमुख कारण है उसके। आप लोग प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक, तो इसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जहां पर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मेंस की आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो हमारा चल रहा है टेस्ट का, वो ज्वाइन कर सकते हैं और पीसीएस का फाउंडेशन कोर्स भी आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब बताओ विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है कब? 28 फरवरी, 3 मार्च, 22 मार्च या फिर 22 अप्रैल। बहुत आसान है, बहुत ही इजी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे। ठीक है, बाकी ये डिकोड एग्जाम का जो हमारा कोर्स चल रहा है उसके बारे में जानकारी दी गई है कि इसमें डिटेल्स में जो है आपको लेक्चर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जो है आप पीडीएफ फाइल में आपको बाइलिंगुअल नोट्स मिलेंगे, मेंटरशिप मिलेगी, प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपका, प्री का आपका क्विज टेलीग्राम पर सब कुछ आपको दिया जाएगा। और इसके लिए भी आप जो है यहां पर जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 8604409201, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर संस्थान का जो नंबर दिया गया है इस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई आपके लिए सूचना। बाकी अब आपके लिए मेंस का एक प्रश्न है कि बताओ वन्यजीव संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहलों पर चर्चा कीजिए। यानी कि वन्यजीव संरक्षण के लिए भारत सरकार ने कौन कौन सी प्रमुख पहल, कौन कौन से प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं, कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, इन पर आपको चर्चा करनी है, इस पर जो है आपको डिस्कस करना है। ठीक है, ये हो गया आपका मेंस के लिए एक प्रश्न। अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, और जो कल हमने एक वीडियो रिलीज किया है उसको आप लोग प्लीज जरूर देखिएगा। ठीक है, मिलेंगे कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, शुभकामनाएं हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी, और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।